हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लेसन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, ये बहुत बड़ा लेसन नहीं है और इस लेसन का वेटेज भी ठीक ठाक है। अगर आप सही तरीके से इस लेसन में पढ़ाई कर लेते हो तो इसके क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और अच्छा लेसन है। बड़े सीधे सीधे क्वेश्चंस इससे क्रिएट होते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट तब भी वो सीधे सीधे क्वेश्चंस कहेंगे, उन कॉम्प्लिकेटेड को भी सीधे सीधा क्वेश्चन कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसके पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी आप पूरा देखेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करता जाता हूँ। उसके बाद तब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में एमाइंस, अभी हम फर्स्ट सेगमेंट में एमाइंस की बात कर रहे थे, उसी में हम लोग बात कर रहे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। हम लोग एमाइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। देखिए, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें टोटल 4 चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। पहला है फिज़िकल स्टेट एंड अपीयरेंस, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, हम स्मेल की बात करते हैं, ओडर की बात करते हैं। तीसरा, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। और चौथी बात करते हैं हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की। ज़्यादातर क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से पूछा जाता है। फिजिकल स्टेट से या ऑर्डर से कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता है। हम बात करें अगर कलर की, ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं, अगर इनके कलर की बात करें तो ये जनरली कलरलेस होते हैं। जितने भी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं अगर वो प्योर कंडीशंस में हैं। अगर हम इन अमाइंस को एयर एक्सपोज कर दें, मतलब वायु में खुला छोड़ दें, तो इनमें कलर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है गेट्स कलर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। जब हम एयर में इसको खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसमें कलर डेवलप हो जाता है। ये इसके कलर के बारे में बात है। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो जब एमाइंस में एक कार्बन या 2 कार्बन होते हैं तब तो वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 है और 3 से ज़्यादा है तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे, और बहुत ज़्यादा कार्बन होने पर उनकी स्टेट कैसी हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। ये आपको रीज़न पता ही है कि जितना छोटा एमाइन होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा, लगने वाला वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट में मिलेगा। बट जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, लगने वाला वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे एंड फिर उसके बाद वो सॉलिड स्टेट गेन कर लेंगे। तो ये इसका कुछ फिजिकल स्टेट है। अगर स्मेल की बात करें तो जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं उनका मछली जैसा दुर्गंध होता है, फिशी ऑर्डर होता है इसका। और ये इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हमारी बात हो गई। हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस स्टेट में वो मिलते हैं, कलर क्या होता है और स्मेल क्या होता है। ये इसकी फिजिकल स्टेट है और अपीयरेंस है। इसके बारे में हमारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी पर। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बता दें हम कि जो एमाइंस होते हैं, जो एमाइंस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं थोड़े बहुत, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी वो सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबिलिटी का रीज़न क्या है, क्यों वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो हमारे लोअर एलिफेटिक एमाइंस हैं, मतलब जो एमाइंस हैं जो साइज में छोटे होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, उस एमाइंस में वो क्या है, जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारे पास एमाइन है RnH2। इसमें ये जो NH2 वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक टाइप का होता है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक टाइप का होता है। ये जल से जुड़ जाता है
जल के साथ H बॉन्ड बना लेता है, तो ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। और ये जो एल्किल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक टाइप का होता है, मतलब ये जल के साथ जुड़ना नहीं चाहता है। तो जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होंगे उसमें ये R वाला हिस्सा छोटा होगा, एमाइन तो कांस्टेंट है, मतलब एमाइन तो एक ही है। अगर हम सिंगल एमीन की ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एल्किल ग्रुप छोटा होगा, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा और जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा और इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल होगा। अगर R की वैल्यू बढ़ा दें तो फिर NH2 के कंपैरिजन में हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा और ये जल के साथ अटैच होना नहीं चाहता, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और जो हायर एमाइंस होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, रीज़न आपको दिख रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गर हाइड्रोफोबिक चेन। ये जो R है ये हाइड्रोफोबिक होता है और इसकी वजह से वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो हायर एमाइंस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और जो लोअर एमाइंस होते हैं, एलिफेटिक एमाइंस होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखो अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हमारी जो बात हो रही है वो डायग्राम से समझ में आ रही होगी। देखो ये एमाइन है, ये H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर एलिफेटिक पोर्शन जो लोअर एलिफेटिक पोर्शन है उसकी कम इफेक्टिवनेस की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होता है और हायर वाले वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी को, हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी को हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। और कंपैरिजन करते हैं हम किससे? एल्कोहल के साथ में। हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में। चेक करते हैं, देखो इसे ये हमारे पास 4 कार्बन का एल्कोहल है जिसका नाम है ब्यूटेनॉल, और ये 4 कार्बन का एमाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेनामीन। 1 डिग्री एमाइन है मान लेते हैं। अब आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होगा या एमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होगा? तो बच्चों ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस ज़्यादा होता है। O और H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। वैसे भी चेक कर सकते हो, इसका 3.5 होता है पाउलिंग स्केल पर, इसका 2.1 होता है, और इसका 3.0 होता है और इसका 2.1 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एल्कोहल के केस में ज़्यादा है, इसलिए एल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका? एल्कोहल का। तो यही लिखा हुआ है, लिखा है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन O एंड H। O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से ये मोर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इसलिए ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एमीन के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें जो पोलैरिटी है वो कम होती है, डिक्रीज इन पोलैरिटी, पोलैरिटी कम पाई जाती है। इसकी वजह से दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या होते हैं? कम सॉल्युबल होते हैं। यही वजह है ब्यूटेन 1ऑल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ब्यूटेन 1 एमाइन। तो एल्कोहल जो है वो करस्पॉन्डिंग एमाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों होते हैं उसका रीज़न आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि हमारे पास एमाइन 1 डिग्री है, फिर
2 डिग्री अमाइन भी होते हैं, 3 डिग्री अमाइन भी होते हैं। तो जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? 1 डिग्री अमाइन में आप सभी को पता है RNH2 होता है, तो यहाँ दो दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। मगर जब हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से केवल एक हाइड्रोजन मौजूद रहता है, और जो टर्सरी अमाइन है उसमें तो एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो आप देखो 1 डिग्री अमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होगा। 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री अमाइन, एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री अमाइन। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, लिखा है अमाइंस आर सॉल्युबल इन लेस पोलर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये तो पता ही है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये उसका रीज़न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस आर एंगेज्ड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एटम और वन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ डायग्राम से शो हो रहा है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ जो चीज़ थी इसका इंटर रिलेशन हम लोग करने वाले हैं। हम आपको केवल यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो एमाइंस हैं, जो एमाइंस होते हैं उनके बीच में क्या कार्य करता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्य करती है। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्य करती है किसके बीच में? अमाइंस के बीच में। तो जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वो इसी से रिलेटेड है। तो आप देखो ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है 2 डिग्री अमाइन के कंपेरिजन में, रीज़न आपको दिख ही रहा है। 1 डिग्री अमाइन में दो दो हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 2 डिग्री अमाइन में केवल एक ही हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, कम बनेगी। इसकी वजह से सेकेंड डिग्री अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, और 1 डिग्री अमाइन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिखा है लेट्स कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने लेवल तक बनती है उसको कंपेरिजन कराया गया है। यहाँ पे लिखा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन 1 डिग्री अमाइन सिंस इट हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें ज़्यादा होगी। 1 डिग्री अमाइन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 2 डिग्री अमाइन में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अब बॉइलिंग पॉइंट को भी देख लो। ठीक है, टर्सरी अमाइन में कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहता है, इसलिए इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पहले बताया 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 3 डिग्री से। तो अगर हम यहाँ पर C3H7NH2 या C3H9N, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे हमें 3 कार्बन का या 4 कार्बन की बात करेंगे। यहाँ पर आपको 4 कार्बन का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 4 कार्बन का ले लेते हैं। C4H11N, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप 3 एमाइन बना सकते हो। ये वाला भी बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो, और ये वाला भी बना सकते हो। C4H9 था, बिल्कुल दिया। हाँ ठीक है, C4H11N से आप 3 अमाइन बना सकते हो। देखो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये 3 डिग्री अमाइन है। आपको पता है कि 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद नंबर आएगा 2 डिग्री का, और सबसे कमज़ोर
हाइड्रोजन बॉन्ड किस में देखा जाएगा, 3 डिग्री में। इवन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं बनता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम किसका होगा, टर्सरी अमाइन का। ये बॉइलिंग पॉइंट का इसमें सीक्वेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो। देखो, प्राइमरी अमाइन जो कि ब्यूटेन अमाइन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350.8 केल्विन है। जब हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट के 329.3 केल्विन हो जाता है, और अगर हम टर्सरी अमाइन की बात करते हैं तो और घट के 310.5 केल्विन हो जाता है। तो इस तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट का क्रम भी डिसाइड कर सकते हो, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि एमाइंस चूँकि अमोनिया का डेरिवेटिव ही होता है एक तरह से कह लो, और चूँकि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमाइंस के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा अमाइन होते हैं, अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो अमाइंस जो है वो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। मतलब जो हमारे पास एमाइंस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह से बिहेव करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और लिखा भी है प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसको हम लोन पेयर नाम दे रहे हैं, इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। जो अमाइंस होते हैं उनका जो बेसिक कैरेक्टर आता है वो भी इस लोन पेयर की वजह से आता है, और जो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं वो भी इसी वजह से करते हैं, इस लोन पेयर की वजह से करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की तो इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ एमाइंस। अब आपको पता है कि 1 डिग्री अमाइंस में एक एल्किल ग्रुप होता है, 2 डिग्री अमाइन में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, 3 डिग्री अमाइन में 3 एल्किल ग्रुप होते हैं। और एल्किल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं। पता चला 1 डिग्री अमाइन फास्ट रिएक्शन शो कर रहे हैं, 2 डिग्री अमाइन स्लो रिएक्शन शो कर रहे हैं, या 2 डिग्री फास्ट रिएक्शन शो कर रहे हैं, 1 डिग्री स्लो रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ एमाइंस क्या है। तो कहने का सेंस ये है कि जो एमाइंस हैं, उस एमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से वो बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव भी करता है। मगर जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, वो डिपेंड करती है किस बात पर, कि एमाइंस की डिग्री क्या है। आगे देखते हैं। अब हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एमाइंस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि एमाइंस जो है वो बेस की तरह कब बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करते हैं। बेस की तरह जब बिहेव करेंगे तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, और लोन पेयर डोनेट करेंगे जब हाइड्रोजन के साथ इसकी डोनेट करेंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। और देख सकते हो आप इसमें अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, या एल्किल अमोनियम आयनों का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे तो ये बिहेव करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह से ये एक डायग्राम से आप इसको सीख सकते हो। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने टोटल रिएक्शंस को इतने भागों में पढ़ना है। जो एमाइन की केमिकल रिएक्शंस हैं वो कुल मिलाकर के इतनी हैं। इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे, सारी रिएक्शंस इसमें शामिल हैं। अगर एमाइंस जो है वो बेस की तरह बिहेव करेंगे तो इसकी कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें वो बेसिक नेचर को शो करेंगे। रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक नेचर, जो एमाइंस का बेसिक नेचर होता है उसकी वजह से जो रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी वो एक कैटेगरी की रिएक्शन है। जैसे अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो वो सॉल्ट बनाएगा, ये जो रिएक्शन है वो इस कैटेगरी में जाएगी। अगर हमारा एमाइंस जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी इतनी सारी रिएक्शन है। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन, फिर पढ़ेंगे एसाइलेशन। इस एसाइलेशन में हम शॉर्टन बर्मन रिएक्शन को देखेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे कार्बेलामीन रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और उसके एट लास्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट से बात करेंगे और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस में। तो ये वो सारी रिएक्शंस हैं जिसमें जो एमाइंस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये सेकंड टाइप की रिएक्शंस हैं। और एमाइंस की जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो स्पेशली एनिलीन की रिएक्शन है, क्योंकि एनिलीन एमाइन के साथ साथ एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है और एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसलिए एनिलीन की कुछ स्पेशल रिएक्शन होती हैं जो कि होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी हम लोगों को स्टडी करनी है। मतलब ओवरऑल हमारे पास अगर हम एमाइन की रिएक्शन की बात करें तो एमाइंस की दो तरह की रिएक्शंस हैं। जब वो बेस की तरह बिहेव करता है एक तो वो रिएक्शन है, और दूसरा जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो दूसरी टाइप की वो रिएक्शन है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो वो रिएक्शंस हमें टोटल 5 रिएक्शंस पढ़नी है। एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बल एमीन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड और हिंसबर्ग रिएजेंट, या जिसको हम बोलते हैं एरल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। इन 5 रिएक्शंस से हमारी न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टर की तरह जो बिहेव करता है वो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। और बेस वाली रिएक्शन तो सिंपल है, वो भी आपको सीखनी है। तो इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। जो एमाइंस हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। वो बेसिक नेचर एमाइंस का होता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए आप देखो, हमारे पास एमाइन है, उसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें, HCl वगैरह से करा दें, तो एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट का बनना इस बात का इंडिकेशन है, एसिड के साथ सॉल्ट का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि हो ना हो एमाइंस जो है वो बेसिक नेचर की होती है। और वैसे भी आप देख रहे हो एमाइंस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, और H प्लस को एक्सेप्ट करने की वजह से वो बेस की तरह जो है वो बिहेव करता है। इसी तरह से देखो एनिलीन है, अगर हम उसकी रिएक्शन भी HCl के साथ करा दें तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और यहाँ सॉल्ट बनता है। और यहाँ हम देखते हैं सॉल्ट का बनना इस बात का प्रूफ है कि हो ना हो जो एमाइंस हैं वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, हैंस दे फॉर्म सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद एसिड्स, एमाइंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक और इसमें बिहेवियर है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बेस का प्रॉपर्टी होता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि एमाइंस जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर एमाइंस की बेसिसिटी को हम कंपैरिजन करें, या एमाइंस की बेसिसिटी को हम कंपैरिजन करें, तो एमाइंस जो है उसको बेसिसिटी को कंपैरिजन करने के लिए 2 बेस होते हैं, मतलब 2 आधार होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं KB, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, KB। और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं PKB। क्या बोलते हैं, PKB, जिसका फॉर्मूला होता है -log KB। इन दोनों टर्म के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। कैसे, जैसे सोचो ये हमारे पास एमाइंस है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन करके H प्लस को गेन किया, H प्लस को गेन करने की वजह से ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये इसका एक इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि जो एमाइन है वो बेसिक नेचर का होता है, और इस रिएक्शन से वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अब हमने इस रिएक्शन के लिए, चूँकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है, हमने इसका एक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकाला। तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई करके हमने K का वैल्यू रखा। चूँकि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो इस H2O के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो K इंटू H2O, K कांस्टेंट है और H2O का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे KB। तो KB बराबर क्या आया, RNH3 प्लस OH माइनस और RNH2, ये KB आया। अब आप बताओ, अगर कोई इस बेस स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो फटाक से H प्लस लेगा, OH माइनस ज़्यादा मात्रा में फर्निश करेगा। तो ज़्यादा मात्रा में OH माइनस का बनना, इस बात का इंडिकेशन है कि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो आप बताओ, अगर OH ज़्यादा बनेगा
तो OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो Kb का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो आप क्या देखते हो कि अगर Kb ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। Kb ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आपको पता है एक नया टर्म होता है Pkb। Pkb का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग Kb। आपको पहले ही बताया Pkb का एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग Kb। इस माइनस को अंदर की तरफ लेके जाओगे तो लॉग 1/Kb हो जाएगा। दैट मीन्स अगर Kb का वैल्यू ज़्यादा आएगा, Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा तो Pkb का वैल्यू कम हो जाएगा। Kb का वैल्यू ज़्यादा होगा तो Pkb का वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो Ka के तो प्रोपोर्शनल है, मगर Pkb की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आपको पता है जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना pH वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम आपसे बोले कि एक बेस है जिसका pH 10 है, दूसरा बेस है जिसका pH 12 है, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जिसका pH ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो pH के प्रोपोर्शनल है, Ka के प्रोपोर्शनल है, और Pkb के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप चेक करके बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक बेस है। आपको 4 बेस अगर हम दे दें और आपसे पूछें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो इसको डिसाइड करने के लिए आप इन मान को देखोगे और इसके वैल्यूज़ को देख करके आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक बेस जो है वो वीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। अब जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है एमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है वो 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है गैसियस फेज में और दूसरा पढ़ा जाता है एक्वस फेज में। ध्यान से समझना बच्चों, एक पढ़ा जाता है गैसियस फेज में एमाइंस का बेसिक नेचर और एक पढ़ा जाता है एक्वस फेज में। यहाँ पर हम आपको बता दें, देखो जो एमाइन होता है ये आपका 1 डिग्री एमाइन है, ये हमारा 2 डिग्री एमाइन है, और ये हमारा 3 डिग्री एमाइन है। एमाइंस हमारे 3 हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें जो एल्किल ग्रुप होता है, इसमें जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है, ये जो हमारा एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, और ये प्लस आई इफेक्ट को शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जब हम 2 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, इसमें 2 बार प्लस आई इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा होती है, और 3 डिग्री में तो 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 3 डिग्री अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो और ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि गैसियस फेज में हम एमाइन से लगे हुए एल्किल ग्रुप के बेस पर ही डिसाइड करते हैं कि एमाइंस का नेचर कैसा होगा, क्योंकि एमाइन में एन से एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। और एल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। मीन्स ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होता है, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन के पास, इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा कौन होता है, 3 डिग्री। केवल एक ही फैक्टर होता है जो अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है, वो है फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगा एल्किल ग्रुप का, उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। मगर जैसे ही हम बात करते हैं एक्वस फेज की, तो यहाँ पर 3 इफेक्ट काम करते हैं, 3 इफेक्ट काम करते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। पहला पॉइंट तो वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप है, वो डिसाइड करेगा। दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो एल्किल ग्रुप है उनका साइज बड़ा होता है, बिगर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर होता है सॉल्वेशन इफेक्ट।
अगर हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो जो H2O है वो चारों तरफ अमाइंस के मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल 3 फैक्टर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। इन 3 इफेक्ट के कंबाइंड रिजल्ट से जो एक्वस फेज है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का डिसाइड होता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा। ये हमें 2 तरह की मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करना है, गैसियस फेज में और एक्वस फेज में। देखते हैं एक एक स्लाइड में, सब चीज़ें आपको क्लियर हैं, बड़े आराम से समझ में आएंगी। आप खुद से देखो, ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, देख लो। ये एक आर लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 आर लगे हुए हैं 2 डिग्री अमाइन है, और 3 आर लगे हुए हैं तो ये 3 डिग्री अमाइन है। कंपेयर क्रम भी देख लो, 3 डिग्री अमाइन का जो बेसिक नेचर है वो ज़्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज़्यादा है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री का ज़्यादा है अमोनिया से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है पहले तो याद रखो, ऐसा केवल और केवल कहाँ होता है? गैसियस फेज में। केवल गैसियस फेज में ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर NH3। ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न समझने के लिए आप आगे देखो। आप देखो 2 मिनट के लिए यहाँ पर, अगर हम कहें कि अमोनिया बेस है तो अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, ये बनेगा। तो ये क्या है? बेस। और इस बेस ने जब प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो ये जो बन गया इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड। तो आप खुद से देखो, ये अमोनिया है जो कि एक बेस है, और अमोनिया से प्रोटॉन एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जा रहा है? कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह से आप एमाइन को सोचो, हमारे पास एमाइन है RNH2, ये आपका बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। H2O के साथ कंबाइन करो, क्या बनेगा? RNH3 प्लस OH माइनस, ये बना। ये हमारा क्या है? इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये बना कॉन्जुगेट बेस। तो आपने क्या देखा कि जो अमाइंस होते हैं, जैसे अमोनिया प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाती है, उसी तरह से अमाइन भी प्रोटॉन को गेन करने के बाद क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अब सोचो कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ज़्यादा OH बनेंगे, और ज़्यादा OH बनेंगे इस मीन्स बेसिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो। तो आप खुद से सोचो कि ये हमारे पास अमोनिया है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। अगर इसमें हम H+ ऐड कर दें तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा NH4+। यहाँ क्या बनेगा? RNH3+। यहाँ क्या बनेगा? R2NH2+। और यहाँ क्या बनेगा? R3NH+। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया ना। अब आप बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा? एल्किल ग्रुप। क्यों करेगा? क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्सरी। उसके बाद कौन सा स्टेबल है? सेकेंडरी। उसके बाद कौन सा स्टेबल है? प्राइमरी। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? अमोनिया। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब जो टर्सरी अमाइन है वो H+ को गेन करेगा ज़्यादा तेज़ी से एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपेरिजन टू 1 डिग्री, एज कंपेरिजन टू अमोनिया। तो यहाँ पर
प्रोटॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल अमोनियम आयन बना रहा है, एल्किल अमोनियम आयन बना रहा है। और जब ये प्रोटॉन की गेन करने की स्टेबिलिटी टेंडेंसी जब ज़्यादा शो करेगा, तो इसका मतलब इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप खुद से देखो यहाँ पर ये बेसिक नेचर का क्रम है और ये उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का क्रम है। देखो लिखा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी का क्रम है और इसी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेस से ही हम लोग अमाइंस के बेसिक बिहेवियर को कंपैरिजन कर सकते हैं। लिखा है कॉन्जुगेट एसिड गेट स्टेबलाइज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। देखो बड़ा आराम से समझने की कोशिश करो। ये R है, ये NH3 प्लस है, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसमें ये जो R है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज की वजह से इसकी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू घटने लगेगी, दैट मीन्स इसको स्टेबिलिटी आने लगेगी। तो एक एल्किल ग्रुप एक बार स्टेबिलिटी लाता है। अगर दो दो एल्किल ग्रुप हम लगा दें, अगर हम दो दो एल्किल ग्रुप लगा दें तो यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि दो दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। और तीन तीन ग्रुप लगा दें तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो अमोनिया से ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री और उससे ज़्यादा 3 डिग्री होता है। और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा कब बनेगा, जब ये ज़्यादा H प्लस गेन करेगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, 1 डिग्री से और अमोनिया से। तो बच्चों ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा समझना है कि अगर हम बोले गैसियस फेज, अगर हम बोले किसकी, गैसियस फेज की बात करेंगे, तो अपन को क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा बेसिक बिहेवियर किसका होता है, 3 डिग्री अमाइन का। उसके बाद होता है 2 डिग्री अमाइन का। उसके बाद होता है 1 डिग्री अमाइन का। उससे ज़्यादा होता है अमोनिया का। और अमोनिया का ज़्यादा होता है किससे, एनिलीन का। बच्चों ये याद रखना, ये सीधा फैक्ट है। सबसे कमज़ोर कौन है, एनिलीन। क्यों कमज़ोर है उसका रीज़न समझना, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इस तरह के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब समझ ही रहे होगे आप, डोनेट नहीं हो पाएगा। और डोनेट नहीं हो पाएगा दैट मीन्स इसका जो बेसिक बिहेवियर है, जो बेसिक कैरेक्टर है, वो एनिलीन का सबसे कम होता है, अमोनिया से भी कम होता है इसका बेसिक बिहेवियर। याद रखना आप लोग, ये इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए। तो बच्चों इस फैक्ट को आप याद रखना कि अगर हम गैसियस फेज़ की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, टर्सरी अमाइन। उससे कम कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन। उससे कम होगा 1 डिग्री अमाइन। उससे कम होगा अमोनिया। और सबसे कम कौन होगा, एनिलीन। अब एनिलीन से भी अगर ग्रुप जोड़ देंगे ऑर्थो और मेटा पैरा पर, तो फिर बिहेवियर और भी बदल जाएगा, आगे देखेंगे उसके बारे में। ये बात हो गई किसकी, गैसियस फेज की। देखो अब इसी को सीखो, लिखा भी है बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज केस 1। पहले केस में हम बात कर रहे हैं, देखो ये है अमोनिया, ये है मैथिलमाइन, ये है डाईमेथिलमाइन, ये है ट्राईमेथिलमाइन। ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है।
आपको शुरुआत में ही सिखाया। जब हम गैसियस फेज की बात करेंगे, जब हम गैसियस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में क्या हो जाएगा, अमोनिया। अब ये केस किसका है, मेथिलमाइन, डाईमेथिलमाइन और ट्राईमेथिलमाइन का। तो लिखा भी है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड एमाइन इन गैसियस फेज। मिथाइल सब्सटीट्यूटेड का मतलब हुआ कि अमोनिया से केवल मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। एक मेथिल जोड़ोगे तो मेथिलमाइन, 2 एच हटाकर 2 मेथिल जोड़ोगे तो डाईमेथिलमाइन, 3 एच हटा के 3 मेथिल जोड़ोगे तो ट्राईमेथिलमाइन। इस तरह से आप मेथिल अमाइन का अगर क्रम बनाते हो तो 3 डिग्री मेथिलमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे लास्ट में कौन होता है, अमोनिया होता है। अब अगर हम बात करें केस 2 में, अब हमने बात करी है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल सब्सटीट्यूटेड एमाइंस। मतलब आपको अमोनिया में H की जगह पे क्या जोड़ना है, एथिल जोड़ना है। अगर एक बार एथिल जोड़ोगे तो मिलेगा एथिलमाइन, 2 बार एथिल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, डाईएथिलमाइन, 3 बार एथिल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ट्राईएथिलमाइन। आपको पता है ट्राईएथिलमाइन 3 डिग्री है, डाईएथिलमाइन 2 डिग्री है, एथिलमाइन 1 डिग्री है और लास्ट में कौन है, अमोनिया। आपको पता है कि जब हम गैसियस फेज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर 1 डिग्री की और लास्ट में किसकी हो जाएगी, अमोनिया की। वही क्रम मैथिल डेरिवेटिव में देखा था और वही क्रम हम एथिल डेरिवेटिव में देख रहे हैं। अगर हम प्रोपिल के केस को देखें, देखो केस 3 में हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन प्रोपिल सब्सटीट्यूटेड एमाइंस। मतलब हम अमोनिया में H हटाकर कौन सा ग्रुप जोड़ रहे हैं, C3H7 एन प्रोपिल ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो आप बताओ, अगर एक बार जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे प्रोपिल एमाइन, इसको बोलेंगे डाई प्रोपिल एमाइन, इसको बोलेंगे ट्राई प्रोपिल एमाइन। ये 3 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है और ये अमोनिया है। और फेज कौन सा है, गैसियस। और गैसियस फेज में आपको सीधा सीधा बताया कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो इस तरह से गैसियस फेज में डिसाइड करना बड़ा सरल है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया और अमोनिया के बाद एनिलीन होता है गैसियस फेज की अगर हम बात करें तो। गैसियस फेज में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गैसियस में सीधा सीधा सा सोचना है कि जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अब समस्या आती है जब हम बात करते हैं एक्वस फेज की। देखो लिखा भी है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। जब एक्वस मीडियम में बात करते हैं तो लिखा है इन एक्वस फेज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन डिपेंड्स ऑन, 3 बातों पे डिपेंड करती है, बताई थी। एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है उस पर डिसाइड होता है बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी। दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर और तीसरा होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में हमने आपको बताया कि H2O के अणु अमाइंस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ना जाओ तो हम आपको बेहतर कहेंगे। आप तो सीधा सीधा याद करो कि अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अब एमाइंस का बेसिक नेचर हम कंपैरिजन जब करते हैं तो मीडियम देखते हैं कि गैसियस फेज है या फिर एक्वस फेज है। गैसियस फेज में तो सोचना ही नहीं है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया होता है और अमोनिया से भी वीक होता है एनिलीन। मगर जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं तो टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। उसमें से पहला फैक्टर तो कॉमन है, जो गैसियस फेज में लग रहा था वही एक्वस फेज में लग रहा है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, या कहें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये तो कॉमन ही है, ये वाला फैक्टर तो गैसियस फेज में भी लग रहा था, ये वाला एक्वस फेज में भी लग रहा है। इसमें 2 फैक्टर एक्स्ट्रा लगते हैं, एक स्टेरिक फैक्टर लगता है और एक सॉल्वेशन फैक्टर लगता है। इनकी वजह से जो नेट रिजल्ट आता है, बच्चों सीधा नेट रिजल्ट याद करो, उसको हम बता दे रहे हैं। देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं, यार रुक जाओ, हम इसके लिए सेपरेट बना दे रहे हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखो गैसियस
फेज की बात कर रहे हैं, और यहां पर बात करेंगे एक्वस फेज की बात करेंगे। हम बात करेंगे गैसियस फेज की और एक्वस फेज की। देखो, गैसियस फेज में सीधा सीधा क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया। ये फिक्स क्रम होता है। यहां फिक्स क्रम नहीं है, यहां फिक्स क्रम नहीं है। अब इसके केस लेते हैं। पहले केस में आपको सिखाया था मिथाइल डेरिवेटिव, मिथाइल डेरिवेटिव। इसमें क्या सिखाया था? 3, 2, 1 अमोनिया। दूसरे केस में बताया था इथाइल डेरिवेटिव। इसमें भी क्या सिखाया था? 3, 2, 1 और लास्ट में अमोनिया। और तीसरे केस में बताया था एन प्रोपिल डेरिवेटिव। इसमें भी क्रम क्या था? 3, 2, 1 और लास्ट में अमोनिया। ये बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम था, ये तीनों आपने सीखा था। अब अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ के बाद एक्वस फेज की बात करें तो यहां पर 3 अलग अलग केस आएंगे फॉर मिथाइल, फॉर मिथाइल डेरिवेटिव। केस क्या होगा? 213, 213 और लास्ट में अमोनिया। ये क्रम रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर हम इथाइल डेरिवेटिव की बात करेंगे, इथाइल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 231, 231 आएगा और लास्ट में अमोनिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे एन प्रोपाइल डेरिवेटिव की, एन प्रोपाइल डेरिवेटिव की, तो इसका केस भी इसी की तरह होता है 213 और लास्ट में अमोनिया। ये भी पूछा जाता है। तो बच्चों, ये नेट समरी है। इस समरी को अगर आप याद रखोगे तो आने वाली 5-10 स्लाइडें आपको बड़े आराम से समझ में आएंगी। कुछ भी नहीं है उसमें कठिन, आपको बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा। देखो, गैसियस फेज में तो फिक्स है 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, मतलब तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, फिर उसके बाद अमोनिया। मगर जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंडरी या द्वितीयक मिथाइलमाइन, मतलब डाई मिथाइलमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर मिथाइलमाइन, फिर ट्राई मिथाइलमाइन, फिर अमोनिया। एथिल डेरिवेटिव का मतलब है डाई इथाइलमाइन सबसे ज़्यादा होगा, फिर ट्राई इथाइलमाइन, फिर इथाइलमाइन, फिर अमोनिया। और प्रोपाइल के केस में भी क्या होगा? डाई प्रोपाइल अमाइन, फिर प्रोपाइल अमाइन, और फिर ट्राई प्रोपाइल अमाइन, और लास्ट में अमोनिया। ये आपका क्रम हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग इसको डिसाइड करेंगे, इस तरह से आप लोग इसको क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। और इसको डिसाइड करने के पीछे, मतलब ये जो क्रम टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, इस टेढ़े मेढ़े क्रम के पीछे का जो रीज़न है वो आपको हमने बताया कि 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, एक तो इसकी वजह से डिफरेंसेस आएंगे, स्टिरिक इफेक्ट भी साथ में लगता है, और सॉल्वेशन इफेक्ट भी साथ में लगता है। इन 3 इफेक्ट की वजह से जो नेट रिजल्ट होता है वो अलग तरह का देखने के लिए मिलता है एक्वस मीडियम में। और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मैंने सीधा लिख दिया है, इसको बेहतर होगा आप याद कर जाओ। इससे कमजोर कौन होगा? एनिलीन। सबसे लास्ट में कौन आएगा? एनिलीन। चाहे वो मिथाइल का केस हो तो भी एनिलीन, चाहे वो इथाइल का केस हो तो भी एनिलीन, चाहे वो एक्वस फेज का केस हो तो भी एनिलीन,
चाहे वो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, चाहे जिसका केस हो, एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, इवन अमोनिया से भी कमज़ोर होता है एनिलीन। तो बच्चों ये आपका समरी है। इस समरी को अगर आप याद करोगे तो अब देखते हैं फटाफट स्लाइड्स, जल्दी जल्दी समझ में आती जाएंगी आपको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, बेहतर होगा आप झमेले में मत पड़ो, सीधे रिजल्ट पर हम लोग आते हैं। स्लाइड्स में ज़्यादा उलझने का मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेंगी। तो हमें लगता है कि आपको डायरेक्टली रिजल्ट पर आना चाहिए। देखो ये हमारा रिजल्ट, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले केस में बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में देखो ये 2 1 3 बताया था 213, और लास्ट में क्या हो जाएगा अमोनिया। तो मिथाइल डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा डाई मिथाइल एमाइन, फिर मिथाइल एमाइन, फिर ट्राई मिथाइल एमाइन, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा अमोनिया। ये एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम दूसरे केस की बात करें, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस इन एक्वस फेज, तो देखो ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 231, 2 3 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा अमोनिया। तो मिथाइल के केस में याद रखना है 213, इथाइल के केस में याद रखना है 231। रीज़न वही 3 रीजन्स का कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और अगर हम प्रोपाइल का केस देखें तो पहले 2 फिर 1 फिर 3, 213 वही बताया था, 2 1 3, और लास्ट में क्या होता है अमोनिया। तो देखो आपने जो भी चीज़ देखी है मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल के केस में, उसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है तो आप पूछो। देखो ये समरी थी जो मैंने आपको बताई थी कि गैसियस फेज में तो हमेशा 3 2 1 होगा, चाहे मिथाइल डेरिवेटिव हो, चाहे इथाइल डेरिवेटिव हो, चाहे फिर प्रोपाइल डेरिवेटिव हो। मगर जब हम एक्वस फेज की बात कर रहे थे तो मिथाइल के केस का रिजल्ट था 213, इथाइल के केस का रिजल्ट था 231, और प्रोपाइल के केस था 213। इसमें 3 इफेक्ट एक साथ काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप ये भी डिसाइडिंग होता है, और आपका सॉल्वेशन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, और स्टेरिक फैक्टर देखने के लिए मिलता है। इन 3 इफेक्ट की वजह से जो हमारे केसेस हैं उसका रिजल्ट अलग अलग आता है, और जो भी रिजल्ट आते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। एन प्रोपाइल तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एमाइन की बेसिक में एनिलीन की बेसिसिटी की। लिखा है फॉर सब्स्टिट्यूट एनिलीन, एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो अमोनिया से कम होता है, अमोनिया से वीक बेस होता है कौन एनिलीन। ये तो आपने आपको रीज़न दे दिया कि क्यों ऐसा होता है, अमोनिया से भी वीक होता है एनिलीन। मगर एनिलीन में जब ग्रुप लगाते हैं तो ग्रुप 2 तरह के लगते हैं। या तो ग्रुप लगेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है जैसे कि मेथॉक्सी ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को आप ऐसे कह सकते हो कि हमारा ग्रुप कैसा होना चाहिए, या तो प्लस आई पावर होना शो करना चाहिए, या प्लस एम पावर शो करना चाहिए। अगर हमारा ग्रुप प्लस आई प्लस एम इफेक्ट शो करता है तो कहते हैं हम कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर ग्रुप होता है तो ऐसी स्थिति में जो एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अगर ग्रुप कैसा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है या तो माइनस आई ग्रुप होना चाहिए या माइनस एम ग्रुप होना चाहिए, या दोनों इफेक्ट उस पर लगाने वाला कोई ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि होता है NO2, जैसे कि होता है SO3H, जैसे कि होता है COOH। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इससे अटैच होंगे तो ये एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, घटा देता है। तो देखो एनिलीन अमोनिया से वीक बेस है, एनिलीन के जो डेरिवेटिव होते हैं उस डेरिवेटिव में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का ग्रुप अटैच है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। ये इफेक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है बच्चों। वैसे तो हमने इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है, जब हमने इंडक्टिव मीजोमेरिक बताया होगा तब उस समय हमने इनका डिस्कशन किया होगा।
आपने उन वीडियोस को देखना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करी गई हैं। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो देखो, एक तो है अमोनिया, एक है एनिलीन, ये है एल्किलामाइन, ये है एल्किलामाइन। तो आपको पता है सबसे आखिरी में तो अमोनिया आएगा, सॉरी अमोनिया से कमज़ोर कौन होगा, एनिलीन। ये क्रम तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर है मैथिलेमिन, ये है एथिलेमिन। आपको पता है एथिल का जो प्लस आई पावर है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम कर दे रहे हैं, और मैथिल का जो प्लस आई पावर है वो कम होता है, जिसको हम मिनिमम कर दे रहे हैं। और प्लस आई पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में रहेगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एथिल के केस में रहेगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, एथिलेमाइन का। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, एथिलेमाइन का। और एथिलेमाइन से वीक कौन होगा, मैथिलेमाइन। और मैथिलेमाइन से वीक कौन होगा, अमोनिया। और अमोनिया से भी वीक कौन सा हो जाएगा, एनिलीन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी ए बी डी। ये आपका सही आंसर होगा, सी ए बी डी। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा सी ए बी डी। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। देखो, उसी आंसर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मेथिलमाइन का प्लस आई इफेक्ट रिलेटिवली लेस है, इथाइल का प्लस आई इफेक्ट रिलेटिवली ज़्यादा है। इसमें एच का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना प्लस आई ना माइनस आई, इसलिए सबसे ज़्यादा एथाइल, फिर मिथाइल, फिर अमोनिया। और अमोनिया से भी वीक कौन सा हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन वीक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, और रिंग में डीलोकलाइज होने की वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है डोनेट करने के लिए वो घट जाएगी, और एनिलीन जो है वो वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। लिखा है इन एनिलीन देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बेंजीन रिंग, हैंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और डीलोकलाइजेशन देखो इस तरह से होता है। डीलोकलाइजेशन की वजह से आपका फाइनल क्रम क्या होगा, पहले इथाइल एमाइन, फिर मिथाइल एमाइन, फिर अमोनिया, और अमोनिया से भी वीक कौन सा हो जाएगा, एनिलीन। तो इस तरह से आपको बेसिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गई होगी। एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ इथाइलमाइन, डाईइथाइलमाइन एंड ट्राईइथाइलमाइन इन क्लोरोबेंजीन। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर सॉल्वेंट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। यहाँ सॉल्वेंट क्लोरोबेंजीन देने का मतलब है कि यहाँ फेज गैसियस नहीं है, जैसे गैसियस फेज होती है वो नहीं है, यहाँ एक्वस फेज भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है बल्कि क्या है, क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन एक तरह का कह लो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो काम खत्म हो गया। वहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिंपली जैसे गैसियस फेज का रिजल्ट होता है वही फेज लागू होता है, मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इस तरह से केस आता है। तो आप बताओ, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये आपका केस होगा। ये देखो ट्राईइथाइलमाइन, फिर डाईइथाइलमाइन, और ये मेथिल एथाइलमाइन। ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो यही रिजल्ट ए वाला हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इसको और समझने के लिए आप इसके आंसर को क्लियरिफाई कर सकते हो। देखो, इसके आंसर को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, इससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। हियर सॉल्वेंट गिवन इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ सॉल्वेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन है। सो एमाइंस आर इन लिक्विड फेज। तो एमाइंस लिक्विड फेज में होंगे, नॉट इन गैसियस फेज। गैसियस में नहीं होंगे, तो एक काम तो खत्म हो गया, ये गैसियस फेज का दिमाग में नहीं लाना है। अब लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगती है बिटवीन द प्रोटोनेटेड एमाइंस एंड द सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है एमाइंस के साथ। दस द सॉल्वेशन स्टेबलाइजेशन फैक्टर इज एब्सेंट। तो जो सॉल्वेशन का इफेक्ट है वो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ केवल 2 ही इफेक्ट लगेंगे, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। यही 2 इफेक्ट लगते हैं।
Hence, basicity is explained on the basis of number of electron releasing groups in given amines. So order of basicity क्या होगा? इथाइल, उससे ज़्यादा डाईइथाइल और उससे ज़्यादा ट्राईइथाइल अमाइन। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ क्लोरोबेंजीन दे करके कंफ्यूज कर दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि केवल ये सोचना है कि क्लोरोबेंजीन होने की वजह से गैसियस फैक्टर तो हट गया, मगर एक्वस फैक्टर भी एग्जैक्टली डेवलप नहीं हुआ। वहाँ जो 3 फैक्टर काम कर रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए, उनमें से एक फैक्टर तो टोटली एब्सेंट है, वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब ले दे करके 2 इफेक्ट काम करेंगे और स्टेरिक फैक्टर भी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा। इसमें मेन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर किसकी होगी? प्राइमरी की। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो एनिलीन है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसके बाद एनिलीन होगा और फिर नाइट्रो ग्रुप लगने से स्ट्रेंथ घट जाती है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? पहले 3, फिर 1, फिर 2। ये है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, चेक कर लो। सबसे ज़्यादा कौन है? 3, फिर 1, फिर 2। 3, 1 और 2 ये होगा। सबसे ज़्यादा 3, फिर उससे कम 1, फिर उससे कम 2। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस आंसर को देख लेना, उसने एक्सप्लेनेशन दिया होगा। लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एरेलेमीन्स। जो एरेलेमीन्स होते हैं, एरेलेमीन्स का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होती है, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में 4 फैक्ट दिए हुए हैं। उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला लिखा है एरल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक। एरल एमीन मोर बेसिक होते हैं देन एल्किल एमीन से। तो कहोगे नहीं, एल्किल एमीन से वीक होता है अमोनिया, और अमोनिया से भी वीक होता है एरल एमीन। अमोनिया से भी वीक होता है क्या? एरल एमीन। अमोनिया से भी वीक होता है एरल एमीन। तो आप देखो, एरल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक। तो कहोगे नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। एरल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन एल्किल एमीन। तो मोर बेसिक तो होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरे स्टेटमेंट देखो, एरल एमाइंस आर जनरली लेस बेसिक। ये सही हो सकता है। यहां देखो, एरल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक। तो मोर बेसिक देन एल्किल एमीन्स, मोर बेसिक देन एल्किल एमीन्स, और लेस बेसिक इन एल्किल एमीन। तो लेस बेसिक होते हैं, और एग्जैक्ट रीजन यहां लिखा भी है, पढ़ के देख लो। एरल एमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन एल्किल एमीन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज डिलोकलाइज्ड बाई एन इंटरेक्शन विथ द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी हमने आपको डिलोकलाइजेशन करके दिखाया था। रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो जाते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर, जिसकी वजह से वो लेस अवेलेबल होते हैं डोनेट करने के लिए, इसलिए उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो एनिलीन का घट जाता है। तो एरिल एमाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन एल्किल एमाइन। बाकी तीनों में मोर बेसिक था, तो मोर बेसिक तो होते ही नहीं है, लेस बेसिक होते हैं। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट होगा, और यही आपसे पूछ रहा था। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एरिल एमीन्स इज थर्ड। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन है वही लिखा हुआ है, सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन है? तो आप खुद से देख लो। बेंजिल एमीन। बेंजिल एमीन का फॉर्मूला होगा ये हमारे पास बेंजिल एमीन है। ये ट्राइफेनिलएमीन, एक बार फेनिल एनिलीन में लगा होता है, ये कह रहे हैं 2 बार लगाओ और यहाँ 3 बार लगाओ, इसको बोलेंगे ट्राइफेनिलएमीन। यहाँ पर डाइफेनिलएमीन का मतलब है 2 बार फेनिल ग्रुप लगाओ, इसको बोलेंगे डाइफेनिलएमीन। और ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन में पैरा पोजिशंस पर कौन सा ग्रुप लगा दो?
नाइट्रो जो कि कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप बताओ बच्चों, ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन्स तो बेचारी अपने दुख से पीड़ित है, मतलब एनिलीन में जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जा रहा है, जिसकी वजह से एनिलीन बेसिक है, लेस बेसिक है। अब बताओ एनिलीन में एक रिंग थी, यहाँ 2 रिंग हो गई, तो लोन पेयर या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, मगर चला जाएगा। तो 2 रिंग होने आने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। 3 रिंग आने की वजह से रिंग और बेसिक स्ट्रेंथ और घट जाएगी। और नाइट्रो ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इन तीनों केस में, बी केस में, सी केस में और डी केस में बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। मगर जब हम बेंजाइल एमाइन की बात करते हैं तो इसमें NH2 ग्रुप कार्बन से अटैच है, ना कि रिंग से अटैच है। रिंग वाले कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी बेंजिल एमीन की वो ज़्यादा होगी। ये एलिफेटिक एमीन्स, एर एल्किल एमीन्स की कैटेगरी में जाएगा, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेंजिल एमाइन। बेंजिल एमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो एनिलीन से ज़्यादा होगी, बाकी 3 की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एनिलीन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका आंसर है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, कौन सा मोस्ट बेसिक है। तो आप खुद देखो, NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, बेसिसिटी कम होगी। ये एनिलीन है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर डीलोकलाइजेशन की वजह से कम होती है, और इससे भी कमजोर ये होगा। तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। यहाँ देखो एनिलीन है, यहाँ देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। मगर यहाँ पर NH2 ग्रुप रिंग से नहीं अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो आप बोलोगे बी। एल्किल एमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेरिजन टू एरल एमीन, एज कंपेरिजन टू एल्किल एरल एमीन। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ये उसका सोल्यूशन है, चेक कर लेना आप सोल्यूशन में। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। बच्चों अब हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया एमाइंस का बेसिक नेचर होता है, इसकी वजह से इसकी कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी। वो रिएक्शन क्या थी कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं एमाइंस के उन रिएक्शंस की जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। वो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, एक है एल्काइलेशन, फिर है एसाइलेशन, फिर है कार्बिल एमीन रिएक्शन, फिर है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और लास्ट में है रिएक्शन विद एरल सल्फोनिल क्लोराइड। ये 5 रिएक्शंस हम लोगों को एक एक करके पढ़नी है। इन 5 रिएक्शंस को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, एल्काइलेशन। जल्दी से देख लेते हैं एल्काइलेशन, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा। हमने आपको अमोनोलिसिस पढ़ाया होगा जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी होगी। तो एमाइंस के मेथड, एमाइंस का बनाने का जो मेथड है वो पढ़ा होगा आपने एल्किल हैलाइड के अमोनोलिसिस से। एल्किल हैलाइड के अमोनोलिसिस में क्या कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। तो पहले प्राइमरी एमाइन बनता है, प्राइमरी एमाइन फिर रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड से। तो 2 डिग्री एमाइन बनता है, 2 डिग्री एमाइन फिर से रिएक्शन करता है, किससे, एल्किल हैलाइड से, तो बनता है 3 डिग्री एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन बनाने का जो मेथड आपने पढ़ा था, जिसको आप बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, वही रिएक्शन है ये। बस उस रिएक्शन में हम स्टार्टिंग जहाँ से कर रहे थे वो यहाँ दिखाई है, देखो एमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन ऑन अ रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई, ये HX हट गया। देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराई, HX हट गया, और क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन बना है ये फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पर फिर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तब SN रिएक्शन दोबारा से होगी, SN2 रिएक्शन दोबारा से होगी, और आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अमाइन। फिर ये जो 2 डिग्री अमाइन बना है उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हो, एल्किल हैलाइड का X निकलेगा और सेकेंडरी अमाइन का H निकलेगा। तो आप प्राइमरी अमाइन का H निकलेगा, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन की फिर से रिएक्शन होगी, देखो ये सेकेंडरी अमाइन है, फिर से रिएक्शन होगी। सेकेंडरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है वो फिर से लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, लोन पेयर का अटैक होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, SN2 रिएक्शन दोबारा से होगी, और अब आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अमाइन।
इसकी भी शॉर्ट ट्रिक कैसे देख सकते हो, एल्किल हैलाइड का X और सेकेंडरी अमाइन का H निकल जाता है और लास्ट में क्या मिल जाता है, 3 डिग्री अमाइन। तो आपने देखा कि हमने अमाइन से क्या बनाया, सेकेंडरी अमाइन, और फिर सेकेंडरी अमाइन से क्या बनाया, टर्सरी अमाइन बनाया। बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, RX, एल्किल हैलाइड का यूज़ किया। तो एल्किल हैलाइड ने नाइट्रोजन का H हटाया और एल्किल ग्रुप खुद अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। एल्किल ग्रुप अटैच हो गया नाइट्रोजन से, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। और एल्काइलेशन ऑफ एमाइन एक ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन में, सेकेंडरी अमाइन को टर्सरी अमाइन में कन्वर्ट करते हैं। और एल्काइलेशन ऑफ एमाइन को कराने के लिए हमें अमाइंस की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करानी होती है, तो हमें प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से टर्सरी अमाइन प्राप्त होता हुआ दिखता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ एमाइन। और इस रिएक्शन में जो हमारा एमाइन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन ऑफ एमाइंस की। तो बच्चों, जो एसाइलेशन ऑफ एमाइंस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एसाइलेशन ऑफ एमाइन में हम एमाइड्स बनाएंगे और एल्किल क्लोराइड से एमाइन के साथ रिएक्शन करा के एमाइड बनाना है, इसको बोलते हैं शॉर्टन बर्मन रिएक्शन। ये पूछी जाती है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में और बची हुई रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। बच्चों, इत्मीनान से समझना, थोड़ी सी स्पीड लेकर के ज़रूर चला हूँ, बट मैंने इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। जितनी चीज़ें होती हैं लगभग हर चीज़ आपको बताई है। आप पढ़ो, सीखो, निर्धारित समय में हमें वो चीज़ पूरी करनी है। ये हमारे लिए प्राइम टारगेट है और उस टारगेट को हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश करी है। कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए, और यदि डाउट्स ना हो तो अपने क्वेश्चंस लगाइए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। जो भी मुझे एक्स्ट्रा समय मिलेगा मैं क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा और आपकी तैयारी को एक लेवल तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। बाय।